हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल 4, 5, 6, 7 चार एग्जांपल डिस्कस किए थे 13.1 से पहले। ठीक, इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसमें अज्यूम करो कि S आपका सैंपल स्पेस है। ओके, E और F जो तुम्हारे दो इवेंट दे रखे हैं, राइट। E इंटरसेक्शन F एक इवेंट है, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे इवेंट E एंड इवेंट F, राइट। इस E इंटरसेक्शन F इवेंट को आप लोग EF भी लिखते हो, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ EF क्या है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E की बात करी जा रही है, राइट। EF मतलब E इंटरसेक्शन F, और E इंटरसेक्शन F बोलो चाहे F इंटरसेक्शन E बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक, तो देखो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E such that F has already occurred। तो ये जो रूल है ये आपका है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर आपको इवेंट E एंड F का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F को मल्टीप्लाई कर दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E से, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F सच दैट E हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E, राइट। और F इंटरसेक्शन E की प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू में प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F सच दैट इवेंट E हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये जो दो आपके रूल हैं, ठीक, कि अगर आपसे इवेंट E एंड F की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो उसको दो तरीकों से आप निकाल सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई करोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E ले रहे हो तो दूसरे टर्म में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F लेना है, या फिर अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ F ले रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेना है। तो ये इतना ही, ये जो चीज थी इसको आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें जो भी एग्जाम्पल हमसे नेक्स्ट पूछा गया है उसको आपको ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक अर्न है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 8 है ये तुम्हारे बुक का, राइट। तो एक अर्न है, इसमें 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल्स हैं, ओके। और पूछा क्या गया है आपसे, इसमें बोला है कि दो बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, राइट। दो बॉल्स हमने निकाली है रैंडमली बट विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है हमने, और टू बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर अदर, मतलब पहले एक निकाला, ठीक है, सॉरी, और फिर दूसरा बॉल निकाला, लेकिन
रिप्लेस नहीं किया। अभी तक 10th में या 11th में क्या करते थे कि बॉल निकाला फिर रिप्लेस किया फिर दूसरा निकाला, राइट, या फिर दोनों इकट्ठे निकाल लेते थे। यहां पे क्या हो रहा है कि ये अर्न या टोकरी दे रखी है, उसमें से 2 बॉल निकाल रहे हैं लेकिन एक के बाद एक निकाल रहे हैं, और अगर एक निकाला तो उसको रख नहीं रहे हैं, राइट। अब इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स ब्लैक, राइट, कि दोनों बॉल जो निकाली है वो ब्लैक ही है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो यहां पे क्या करना होता है आपको, वैसे ही इवेंट ई बनाना होता है। तो इवेंट ई क्या मैं मान लूं कि 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, और इवेंट एफ मान लूं कि अनदर ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, या फिर सेकेंड ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ठीक। तो हमसे पूछा क्या गया है कि बोथ बॉल्स आर ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछा गया है। कैसे कि पहली ब्लैक हो एंड दूसरी भी ब्लैक हो, वही तो इसका मतलब है कि दोनों की दोनों ब्लैक हो। भाई दोनों बॉल निकाल रहे हो और एक के बाद एक निकाल रहे हो, तो दोनों अगर ब्लैक होनी चाहिए, उस बात की प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि पहली भी ब्लैक बॉल हो एंड दूसरी भी ब्लैक बॉल हो, ठीक है ना। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे यहां पे। तो क्या बोलेंगे हम इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सच दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर यहां पे मैं ई लिखता हूं तो यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखना पड़ेगा, करेक्ट, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकलेगा, ई क्या था, जब फर्स्ट ब्लैक बॉल हमने निकाली थी, तो भाई फर्स्ट ब्लैक बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, कि 10 बाय कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल हैं आउट ऑफ 15 ब्लैक बॉल्स, तो एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10 बाय 15, ओके। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सच दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब दूसरे ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी सच दैट पहला ब्लैक बॉल आप निकाल चुके हो। तो ये क्या है, ध्यान से देखो भाई, पहले 15 बॉलें थी, ठीक, उसमें से 10 ब्लैक बॉलें थी, तो शुरू में जब ई की प्रोबेबिलिटी थी तो भाई ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो 10 अपॉन में 15। अब जब दूसरी ब्लैक बॉल निकालनी है, लेकिन कंडीशन लगा दी कि भैया ई जो है यानी कि फर्स्ट ऑलरेडी एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तो ब्लैक बॉल अब कितनी बच गई, पहले 10 थी, एक निकल चुकी, तो अब बची 9 डिवाइडेड बाय टोटल अब बॉल्स कितनी बच गई 14। ये f बाय ई जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने यहां पे निकाला है, ये मैंने लॉजिक से निकाला है, ये मैंने फॉर्मूला यूज करके नहीं निकाला है, यहां पे मैंने लॉजिक से निकाला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो ये दोनों चीजें निकल गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फिर मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि 10 बाय 15 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई यानी कि 9 बाय 14। तो ये हो गया 3 3 9, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 7 14, ये कितना आ गया 3 बाय 7 आ गया। आंसर चेक करो क्या यही आ रहा है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 बाय 7 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये यहां पे कैच है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है पिछले एक्सरसाइज से कि सर f बाई ई का जो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो तो ऐसे निकलना चाहिए कि कंडीशनल की प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन e अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ e, लेकिन फिर से f इंटरसेक्शन e थोड़ी ना है तुम्हारे पास। तो क्योंकि जब जहां पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते या जहां पे लॉजिक से निकालना पड़ता है, और वहां पे आपको क्वेश्चन में अगर पूछा गया e इंटरसेक्शन f की प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे आप इस तरीके से निकालोगे, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। यहां पे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है हमने अभी सिर्फ 2 पे ही लगाया था, ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा भी हो सकता है कि एक इवेंट ई हो, एक इवेंट एफ हो, एक इवेंट जी हो, ठीक। और हमसे पूछा जाए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ एंड जी, ये बताओ। अभी तो 2 इवेंट की बात कर रहे थे, हो सकता है 3 इवेंट के बारे में पूछता,
तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट सच दैट फर्स्ट हैज ऑलरेडी अकर्ड, फिर से मल्टीप्लाई करते प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट सच दैट बाकी के जो दोनों हैं E एंड F हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर 3 यहां पे होगा एंड में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इनटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सच दैट फर्स्ट हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड मल्टीप्लाई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ G यानी थर्ड सच दैट बोथ दीज E एंड F हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो तब ये फॉर्मूला ये हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तब ये हो जाता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड जो है अपना क्वेश्चन है अगला एग्जाम्पल 9 है। ठीक है, एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, एक के बाद एक निकाला गया है, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है। यहां पे ध्यान देना है कि सक्सेसिवली एक के बाद एक निकाला है और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है फ्रॉम अ पैक ऑफ 32 कार्ड्स। ओके, तो पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, कि पहले 2 कार्ड आपके किंग हैं एंड द थर्ड कार्ड इज एस। ये आपसे पूछा गया है ना। वर्ड्स में उन्होंने क्या लिखा है कि शुरू के 2 कार्ड आपके किंग हैं, मतलब कि पहला भी किंग है एंड दूसरा भी किंग है एंड थर्ड कार्ड जो है वो आपका एस है। तो यानी कि अगर ये है यानी कि ये चीज यही चीज है, के इंटरसेक्शन है। ओके, इसको कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया था 3 का अगर दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे लगाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड फर्स्ट किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग सच दैट फर्स्ट किंग हैज ऑलरेडी, फर्स्ट किंग जो निकाला है वो पहले ही हो चुका है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सच दैट दोनों के दोनों किंग जो है वो पहले ही निकल चुके हैं। राइट, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद देखो भाई 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, किंग कितने होते हैं इसमें, किंग होते हैं 4, राइट, और एस कितना होता है, वो भी 4 होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, एक किंग के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 4 होते हैं डिवाइडेड बाय 52। करेक्ट, ये जब पहला किंग निकाला था उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग सच दैट फर्स्ट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये हम फिर से लॉजिक से निकाल सकते हैं कि भाई अब आपको दूसरा किंग निकालना है, तो पहला किंग तो निकाल चुके हो, तो अब किंग कितने बच गए, 3 ही बचे, राइट, और टोटल कार्ड्स कितने बच गए, अब तो 51 बच गए ना। प्रोबेबिलिटी ये क्या निकला 3/51, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग, दूसरे किंग को निकालने की प्रोबेबिलिटी सच दैट पहला किंग आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है, तो ये आपका आ गया, जब दूसरा आप निकाल रहे हो, दूसरे किंग की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो अब किंग बच गए 3 और टोटल कार्ड्स आपके बच गए 51। ठीक, अब उसके बाद क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सच दैट बोथ किंग्स, यानी कि दोनों के दोनों इवेंट जो है वो हो चुके हैं, दोनों के दोनों किंग निकल चुके, तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो एस कितना होता है, एस कितना होता है, 4 कार्ड्स होते हैं एस के, तो अब तो 4 में से कोई एक निकलेगा एस का, तो 4 डिवाइडेड बाय आप अब टोटल कितने बच गए, तो आपने 2 कार्ड तो निकाल लिया ना, पहले एक किंग निकाला फिर दूसरा किंग निकाला, तो 52 में से 2 निकाले तो बचे 50 कार्ड्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/50। यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आप ये जो टर्म्स होते हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो लॉजिकली सोच के निकालते हो। ठीक है ना, तो अब फाइनली हमको क्या बताना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ के ए क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के यानी कि 4/52 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के सच दैट के फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग सच दैट फर्स्ट किंग हैज ऑलरेडी अकर्ड 3/51 और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सच दैट बोथ किंग्स आर ऑलरेडी अकर्ड, उसका इवेंट पहले हो चुका है, तो ये 4/50। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, 4/52, 3/51 एंड 4/50।
तो ये आ जाएगा, ये गया 4 कम 4, ये आ गया 13, ये हो गया 2, ये हो गया 25, तो ये आ जाएगा, और ये क्या हुआ 3 1 जा 3, ये 17 आ गया, तो ये आ गया 2 आउट ऑफ 5525 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो हमने एग्जांपल्स थे वो हमने कवर कर लिया है। अब मेरे को इसी में एक और कॉन्सेप्ट बताना है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाए, तो यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट मेरे को तुम्हें समझाना है। ठीक है ना, इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, क्या होता है। मान लीजिए दो इवेंट है, एक इवेंट ई है और एक इवेंट एफ है। ठीक है, और सैंपल स्पेस हमारा एस सैंपल स्पेस है। ओके, तो इवेंट ई मान लेते हैं, अ कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ठीक है, और एफ मान लेते हैं, अ कार्ड ड्रॉन इज एस। ठीक, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, कार्ड मतलब एस ऑफ स्पेड। ठीक है ना, ई अगर है कि कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, एफ है कि अगर एस कार्ड ड्रॉन इज एस, तो ई इंटरसेक्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, अ कार्ड ड्रॉन इज एस ऑफ स्पेड। ओके, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड आपके 13 होते हैं, राइट, और एस कितने होते हैं, एस आपका 4 होता है, राइट, और एस ऑफ स्पेड कितना होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, वो कितना होता है, वो एक ही पत्ता होता है, एक ही कार्ड होता है। ओके, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, 1/52 आ रहा है। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि एस आने की प्रोबेबिलिटी, एस होते हैं 4 आउट ऑफ 52, तो यह आ गया 4/52। ओके, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है, 1/52 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ रहा है 4/52। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया, 1/4 आ गया। अच्छा, एक काम और करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, 13/52 यानी कि 1/4। ठीक है, तो एक चीज यहां से गौर करो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो इक्वल आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आ गया वो ई बाय एफ के आ गया, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो दूसरे, मतलब कि अगर कोई इवेंट ई है तो उसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट जब कहलाते हैं जब उस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी उसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाए। जैसे अगर यहां पे इवेंट एफ था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, यही दो बेसिक फंडामेंटल है इंडिपेंडेंट इवेंट का। ठीक है ना, ये दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होंगे अगर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हर एक इवेंट का वो इंपैक्ट नहीं होता दूसरे इवेंट के होने से। यहां पे एफ के होने से ई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अलोन जो निकाला था वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ई के इक्वल आ गया। ठीक है, और ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी अगर इस तरीके से निकालोगे तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब इसी चीज में आप थोड़ा सा और ध्यान दो, हम इसको जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपका क्या कहता था कि भाई ई इंटरसेक्शन एफ का जो प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, और
ई एंड एफ अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है आपका, तो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को आप क्या लिख सकते हो? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हो। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ये चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई एक इवेंट आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वहां पे ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये होल्ड करेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है ये फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। ठीक है? और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं हुए, इफ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट या फिर और डिपेंडेंट हुए इवेंट, तो क्या होगा? अगर डिपेंडेंट हुए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये दो चीजें, ये तो मेन कॉन्सेप्ट ही था इंडिपेंडेंट इवेंट का कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल हो जाता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हो जाता है। सेम चीज को अगर आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में यूज करते हो तो वहां पे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हुए, अगर दोनों इवेंट डिपेंडेंट हुए तो ये इक्वल ना होके नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस पे इंडिपेंडेंट इवेंट पे कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो मोटा मोटी हमने 50% जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो आप लोगों को बता दिया है इंडिपेंडेंट इवेंट बताने के साथ। इसके बाद सिर्फ बेस थ्योरम रह जाता है और रैंडम वेरिएबल का जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है ना? सिर्फ वही दो टॉपिक आपके बच जाते हैं, राइट? उसके बाद की जो चीजें थी कि भाई मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, या फिर जो बर्नौली जो ट्रायल्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारा आपके इस बार सिलेबस में कट गया है। ठीक? तो दो ही टॉपिक बचे हैं जिसको हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है? तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 10 क्या कह रहा है भाई? एग्जांपल 10 कह रहा है डाई इज थ्रोन। ठीक है ना? डाई हमने थ्रो किया है और क्या किया है? इवेंट ई जो है वो है द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है? और एफ इवेंट जो है आपका वो है द नंबर अपियरिंग इज इवन नंबर। ठीक? तो आपसे पूछा गया है कि क्या इवेंट ई एंड एफ जो है इज इंडिपेंडेंट। प्रूफ करो कि अगर इवेंट ई ये है, इवेंट एफ ये है, तो क्या ये दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक? अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारे को कॉन्सेप्ट जो एकदम से ध्यान रखना है पहला कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर ई एंड एफ का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पी ई इनटू में पी एफ होगा इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ओके? तो क्या करें? ई ये था, एफ ये था, तो ई में क्या क्या आउटकम्स आएंगे? एक बार डाई को थ्रो किया है, एक बार अगर डाई को थ्रो किया तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या आएगा? 3 and 6, राइट? एफ में क्या क्या आएगा? नंबर इज अ इवन नंबर मतलब 2 4 6। ओके? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? ई ये है, एफ ये है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? कॉमन 6। ओके? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आया, दो नंबर आ रहे हैं, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आया? 1 2 3 है टोटल आउटकम्स, तो 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया? एक ही इसमें एलिमेंट है तो ये 1/6। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है? ये राइट हैंड साइड निकालता हूं मैं, मतलब कि पीई इंटू में पीएफ निकालता हूं। वो कितना आ रहा है? पीई कितना है? 2/6 इंटू में पीएफ कितना है? 3/6। ओके? 2 1 1, 2 3 3 3 कट गया, ये आ गया 1/6 और 1/6 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये हमने प्रूव कर दिया। हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है ना? तो
इस तरीके से आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसी में एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं। आपका एग्जांपल 11 है। इसमें क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहा है कि जो अनबायस्ड डाई है उसको थ्रो किया है हमने ट्वाइस टाइम्स। ओके, और क्या कह रहे हैं, ए इवेंट कह रहा है कि ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट थ्रो, यानी कि ए इवेंट में फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर होने चाहिए। और बी इवेंट क्या कह रहा है कि ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो, सेकेंड थ्रो। तो यहां पे प्रूफ करना है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। ठीक है, ये चीज चेक करनी है। तो वही ए में क्या क्या आउटकम्स आएंगे। अच्छा, डाई को 2 बार थ्रो किया है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1-1, 1-2 से लेके 1-6, 2-1, 2-2 से लेके 2-6, ऐसे ही 6-1, 6-2 से लेके 6-6। ठीक है ना, सैंपल स्पेस तो आपका यही रहेगा। उसमें से ए कह रहा है यानी कि ऑड नंबर फर्स्ट थ्रो पे, फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर कब आएगा, जब 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। ठीक है, या फिर 3-1, 3-2 से लेके 3-6, या फिर 5-1 से लेके 5-6 तक। ठीक है ना, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 18 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 18 बाय, और टोटल कितने होते हैं सैंपल स्पेस में, 36 होते हैं जब 2 बार डाइस को थ्रो करते हैं। तो ये 18/36 यानी कि 1/2 आ गया। अच्छा, बी में क्या होगा, बी में कह रहा है कि ऑड नंबर दूसरे वाले पे है, दूसरे वाले पे है, इसका मतलब 2-1, 2-1, एक मिनट, हाँ 2-1, 3-1, एक मिनट, 1-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, या फिर 1-3, 2-3, ठीक है, 3-3 से लेके 6-3, और ऐसे ही 1-5, 2-5, 3-5 से लेके 5-6-5 तक। ठीक, तो इसमें भी 18 आ गए। तो यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आ गया वो 18/36 यानी कि 1/2 आ गया। ओके, ए एंड बी कितना आएगा इवेंट, ए एंड बी इवेंट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए में तो ये आ गए, बी में ये आ गया। ए और ए एंड बी में मतलब फर्स्ट पे भी ऑड और सेकंड पे भी ऑड, यानी कि 1-1 और 1-3, 1-5, ठीक है, 3-1, 3-3, 3-5, फिर 5-1, 5-3 और 5-5, राइट। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना आ गया, इसका मतलब 9/36, दैट मीन्स 1/4। ओके, अब अगर आपको चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है दोनों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें करना पड़ेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिस शुड बी द रूल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, पी ए इंटू में पी बी, तो पी ए कितना आया था, 1/2 आया था, और पी बी कितना आया था, 1/2 आया था। तो पी ए इंटू पी बी कितना आ गया, 1/4 आ गया, which is equal to probability of A and B. Hence A and B are independent events. Right? तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, अगले एग्जांपल में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। सो बेसिकली कुछ एक फॉर्मूले हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो हर एक कॉन्सेप्ट को डिड्यूस करके एक फॉर्मूले पे एंड हो गया है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में रखना ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एंड रिजल्ट जो है, वो एंड रिजल्ट याद रखना, उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो
नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 12। ओके जी, एग्जांपल 12 में कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को टॉस किया है साइमल्टेनियसली। तो ई इवेंट क्या कह रहा है, 3 हेड्स और 3 टेल्स। ओके, एफ इवेंट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, और जी इवेंट क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि ई एफ पेयर को प्रूव करो कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है और ई एंड जी इंडिपेंडेंट है और एफ एंड जी इंडिपेंडेंट है। पूछ रहा है कि इन तीनों पेयर में से कौन से इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है, ये चीज प्रूव करो। ठीक है ना, तो जैसे मान लो इसको प्रूव करना है इन दोनों इवेंट को, तो यहां पे मेरे को क्या प्रूव करना होगा कि P इंटरसेक्शन P ऑफ E इंटरसेक्शन F शुड बी इक्वल टू PE इंटू में PF, अगर E और F आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है। सेम अगर E G के लिए करना है तो E इंटरसेक्शन G हो जाएगा, यहाँ पे PE इंटू PG हो जाएगा। अगर F और G करना है तो मान लो F और G करना है तो F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू PF इंटू में PG के इक्वल प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, उसके बाद आप लोग बाकी दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में ई इवेंट जो कह रहा है, अच्छा जी, जब कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो लास्ट क्लास में बताया था सैंपल स्पेस कैसे बनता है, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिख लो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ओके, तो सैंपल स्पेस में हमारा आ गया। तो ई में क्या क्या एलिमेंट्स आए, 3 हेड्स और 3 टेल, यानी कि एच 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 या टी टी टी, राइट। और एफ में क्या आया, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 किस किस में है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 यहां पे है और 2 से ज्यादा इसमें है, यानी कि एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, राइट। अब उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ में कितना आएगा, इसमें सिर्फ एच 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 आएगा। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है विच इज 1/8 प्लस इस वाले एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी इट इज आल्सो 1/8, तो ये हो गया 1/4। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक, तो कितना आ गया, 4/8 और 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया, 1/8। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ शुड बी इक्वल टू पीई इंटू में पीएफ, अगर ई एंड एफ आपके चेक कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो पीई इंटू पीएफ कितना हो जाएगा जी, पीई कितना है 1/4 इंटू पीएफ कितना आया 1/2, तो कितना आया 1/8, और 1/8 क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ था, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर ई एंड एफ जो है आपके वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, तो इसके जो बाकी के 2 पार्ट हैं कि ई एंड जी पेयर आपका है या नहीं और एफ एंड जी पेयर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों में से कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा नहीं है। ओके, हम अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13 है आपका, तो उसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में, जो ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अगले 2, इस एग्जाम्पल में कम से कम कोई एक क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुतों बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है ना, तो अगले जो 2 एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 13, ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ E and F are independent events, ठीक है, E and F इंडिपेंडेंट है, ये दे रखा है, इफ दिस इज इंडिपेंडेंट तो प्रूव दैट, इवेंट
ई एंड एफ डैश जो है ये भी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रूफ करो ई एंड एफ डैश आपका इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो वही है, अगर ई एंड एफ डैश अगर आपका इंडिपेंडेंट हुआ तो दिस शुड बी इक्वल टू पीई इंटू में पी एफ डैश, है ना। अगर ई और एफ डैश अगर आपका इंडिपेंडेंट आना है तो वो पीई इंटू में पी एफ डैश आना चाहिए था, ये आपको प्रूफ करना है। और गिवन क्या है आपको, तो गिवन क्या है आपके पास कि पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू में पी एफ, क्योंकि ई एंड एफ आपके इंडिपेंडेंट दे रखा है। अब उसके बाद वेन डायग्राम एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए अगर ये इवेंट ई है, ठीक है, और अगर एक इवेंट आपका एफ है, ठीक, तो जो ई है वो इक्वल टू होगा ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई ये रहा और एफ डैश क्या है ये वाला, तो ई और एफ डैश का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें आप प्लस करते हो इस वाले पोर्शन को विच इज ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसको और इसको ऐड करके क्या मिलता है, ई मिलता है। अगर आपने ये चीज इस वाले स्टेटमेंट से शुरू नहीं किया तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसमें यही ट्रिक है कि आपको यहीं से शुरू ही करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, ठीक। तो अगर ये चीज ऐसे है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से आ गया पीई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू पीई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ओके। अब ये हो गया पीई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ को लिख सकते हैं पीई इंटू में पीएफ, ठीक है ना। यहां से इस चीज को यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इस वैल्यू को, इन दोनों में से क्या करूं, पीई को कॉमन ले लूं, पी को जैसे ही कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस पी एफ, और 1 माइनस पी एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस पी एफ को मैं लिख सकता हूं पी एफ डैश, राइट। तो जो आपको प्रूफ करना था वो फाइनली प्रूफ हो गया। तो ये जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करने में, ठीक है। तो अब इसका एक लास्ट एग्जांपल रह गया है। अच्छा, इस चीज में यहां पे हमने इस क्वेश्चन में बोला था कि भाई अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रूव करो कि ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो दो पार्ट है। पहला पार्ट ये, ठीक है, पहला पार्ट ये है कि ई डैश एंड एफ जो है क्या ये इंडिपेंडेंट होगा, ये चेक करना है। दूसरा है कि ई डैश एंड एफ डैश इंडिपेंडेंट होगा या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये मैंने दिया है कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रूव दैट वेदर ई डैश एंड एफ इज इंडिपेंडेंट और नॉट, एंड ई डैश एंड एफ डैश इज इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से असाइनमेंट है कि देखिए आप सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए अपना इसमें, ठीक है। अब इस लेक्चर का हम लोग लास्ट एग्जांपल जो है वो फटाफट कर लेते हैं। एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 में गिवन क्या है पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर ए एंड बी जो है अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा हो, ठीक, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus PA dash into PB dash। ये प्रूफ करना है आपको कि अगर A और B आपका इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज दिस। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, राइट। तो
अगर मान लो ए ये है, ये बी है, तो एटलीस्ट कम से कम एक ए तो होना ही चाहिए, कम से कम एक बी तो होना ही चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, एटलीस्ट ए होना चाहिए एक, तो यहां पे ए ये वाला पोर्शन तो होगा ही होगा, ठीक है, और बी भी होना चाहिए। तो अगर ये जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में एटलीस्ट एक ए या बी होगा ही आपसे, यानी कि आपसे इसने पूछा इनडायरेक्टली कि ए यूनियन बी जो है, ये पूरा का पूरा चीज क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। तो आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इनटू में पी बी डैश। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ले लेते हैं कि भाई पी ए यूनियन बी से हमें शुरू करना है, ठीक है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 11th में, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब यहां पे क्या करें, ए एंड बी आर, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देयरफॉर पी ए एंड बी जो हो सकता है वो पी ए इंटू में पी बी लिख सकते हैं, ठीक। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आ गया पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस यहां पे हो जाएगा पी ए इंटू में पी बी, ओके। अब क्या करो, इस दोनों टर्म को देखो, ठीक। इन दोनों में से क्या करो कि यहां से पी ए कॉमन ले लो। अगर मैंने यहां से पी ए कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस पी बी बच जाएगा और प्लस पी बी बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैंने पी ए कॉमन ले तो ये आ गया, फिर ये हो गया पी ए, 1 माइनस पी बी को क्या लिख सकता हूं, पी बी डैश, राइट, और पी बी को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस पी बी डैश, ये चीज तो लिख सकता हूं मैं। अब क्या करूं, इस 1 को इधर ले आऊं, 1 प्लस पी ए इंटू पी बी डैश माइनस पी बी डैश, ये आ गया। अब ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, ये ऊपर क्या था, ये हमारा था कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 प्लस पी ए इंटू में पी बी डैश माइनस पी बी डैश, ओके। अब क्या करूं मैं, यहां से इन दोनों में से माइनस पी बी डैश को कॉमन ले लेता हूं। अगर माइनस पी बी डैश को कॉमन लूं, अगर यहां से माइनस पी बी डैश कॉमन लिया है तो पी बी डैश तो था लेकिन यहां पे तो प्लस था, तो यानी कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा माइनस पी ए, और यहां से माइनस पी बी डैश कॉमन लिया तो यहां पे बच जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस पी बी डैश इंटू में ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस पी ए लिख सकता हूं, ठीक है। और 1 माइनस पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस पी ए को मैं लिख सकता हूं पी ए डैश, देयरफॉर इट इज 1 माइनस पी ए डैश इंटू में पी बी डैश, ठीक है। और यही आपसे प्रूफ करने के लिए बोला था, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो हमने सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो देख लिया है 13.2 से पहले का। तो आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी गई है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बता दिया, ओके। तो आप लोग 13.1 और 13.2 के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। इवेंट समझने में कि इवेंट क्या कह रहा है, उस इवेंट के अकॉर्डिंग उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे, वो थोड़ा सा समझने में हर एक क्वेश्चन में वो यूनिकनेस आएगी। वो नया क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें वो सोचना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है वो सारा का सारा हमने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग 13.1 एंड 13.2 आप लोग आराम से कर सकते हो। अब हम अगले लेक्चर में जो है वो बेस थ्योरम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग तब तक 13.1 13.2 के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन आज दिया है, मतलब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए थे इंडिपेंडेंट इवेंट में, वो आप लोग सॉल्व कीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है वो हमें बता दीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो जो हमारे पास डाउट आएंगे, ठीक। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्रभा। थैंक यू सो मच।